हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, combination of capacitors, series combination, parallel combination. In series combination we have learned that the charge among the capacitors, charge in all the capacitors remains constant, but potential divides across the capacitors. And in the parallel combination we have studied that the potential remains constant and the charge divides across the different capacitors. So today we will study the energy stored in a capacitor. Our next topic is energy stored in a capacitor. Okay, so first of all we should know why the energy is stored in a capacitor. हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है, हम चार्ज को कैपेसिटर पर लाकर रख रहे हैं। देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ प्लेट वेयर वी हैव स्टोर्ड द चार्ज एंड दिस इज द अनदर प्लेट, जिस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं। ये असिस्टेंट मतलब मेरा वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। असिस्टेंट मतलब ये इसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है, पोटेंशियल डिक्रीज करके कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये वाला प्लेट कैसा है? ये ग्राउंड है, यहाँ पर हम एक एक कर कर चार्ज लाकर स्टोर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर पहला चार्ज स्टोर था, या मतलब जब हम यहाँ पर पहला चार्ज लेकर आए, पहला चार्ज लाने के बाद जब हम दूसरा चार्ज लाए तो दूसरा चार्ज जब हम लेकर आ रहे थे तो पहला वाला चार्ज क्या करने लगा, उसको रिपेल करने लगा। जब वो पहला चार्ज उसको रिपेल करने लगा तो हमें उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और हम काम करके या हम फोर्स लगाकर दूसरे चार्ज को ऐसे धक्का लगाकर इस प्लेट के ऊपर लेकर आए और यहाँ पर छोड़ दिया। फिर जब दो चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हुए, अब हम तीसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, तीसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, दो मिलकर इस पहले को मतलब इस तीसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने और काम करा, और तीसरे चार्ज को भी लाकर प्लेट के ऊपर रखकर इस तरह से छोड़ दिया। फिर चौथा, पांचवा, छठा, जैसे 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 चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और हमें उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और चार्जेस को यहाँ पर लाके रखना पड़ेगा। हमने चार्जेस को यहाँ पर लाकर छोड़ा, अब इन चार्जेस के पास एनर्जी कहाँ से आई? तो आंसर ये है कि हमने जो काम करा वो एनर्जी कहाँ गई, हमारा जो वर्क था वो कहाँ गई? हमारा जो वर्क था वो एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई। देखो, कैपेसिटर बनाने का मेन मकसद चार्ज स्टोर करना नहीं है, हमें चार्ज से क्या लेना देना, हमें चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, हमें काम है एनर्जी का। तो हम कैपेसिटर में एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले काम करते हैं, काम कर करके चार्ज को यहाँ तक लेकर आए, जो काम हमने किया चार्ज को यहाँ तक लाने में, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई। हमारा जो मेन मोटिव है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम ये अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आती है? ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के। तो किसी भी चीज़ का मतलब, हम कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स में कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव होता है दैट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी से मतलब अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, ये हमें एनर्जी नहीं दे रहा, तो फिर चार्ज स्टोर करने का हमें कोई शौक नहीं है। हम क्यों चार्ज स्टोर करेंगे इसके ऊपर? हम चार्ज बस इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देगा। एनर्जी कैसे देगा? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया कि अगर हम इस पर काम करते हैं तो वो एनर्जी इसके ऊपर ज़रूर से स्टोर हो जानी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने इस तरह से दिमाग लगाकर इस तरह की ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं और एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं। फिर इन छोटी छोटी डिवाइसेस की मदद से हम बड़े बड़े डिवाइसेस जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, ये सारी डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे डिवाइसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिवाइस है, कैपेसिटर आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीज़न क्या है। इट इज़ बेसिकली ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? हम जो चार्ज को इस पर स्टोर करने के लिए वर्क कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। लेट एट एनी इंस्टेंट the charge stored on capacitor
इज क्यू। किसी भी इंस्टेंट पर हम एक इंस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, हम एक एक करके चार्ज लाते जा रहे हैं। तो एक इंस्टेंट पर हमने ये मान लिया कि अभी कैपेसिटेंस पर अभी तक जो चार्ज स्टोर हुआ है, द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट पोटेंशियल इज, पोटेंशियल किसका पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट इज V। ये एक इंस्टेंट की हमने बात करी, एक इंस्टेंट पर चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर है वो Q है, और जो पोटेंशियल है प्लेट का वो क्या है, पोटेंशियल प्लेट का V है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ब्रिंग a small charge dq on the plate। कहाँ से ला रहे हैं हम स्मॉल चार्ज dq को, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर, प्लेट की रेंज से काफ़ी दूर वो चार्ज है स्मॉल चार्ज dq, उसको हम प्लेट पर लाकर स्टोर करना चाहते हैं। सो द वर्क डन इन bringing the small charge dq is, स्मॉल चार्ज dq को लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ा, स्मॉल वर्क डन dw, इट इज गिवन बाय वर्क डन। चार्ज और वर्क डन में क्या रिलेशन था, चार्ज वर्क डन और पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है dq और पोटेंशियल कितना है v, तो हम लिखते हैं जो वर्क डन है स्मॉल वर्क डन इट वुड बी v डॉट dq। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से ताकि आपको रिकॉल हो जाए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज वॉज पोटेंशियल, सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू v इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर हम चार्ज dq लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, v इंटू dq। टोटल वर्क डन टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dq। dw का इंटीग्रेशन w, और अब हमें v और dq का इंटीग्रेशन करना है। v का क्या रिलेशन है c के साथ, तो हमें फॉर्मूला पता है q इज इक्वल्स टू क्या होता है cv। अगर q इज इक्वल्स टू cv है, देयरफॉर अगर q इज इक्वल्स टू cv है तो v का रिलेशन क्या हो गया, q अपॉन c। टोटल चार्ज q है क्योंकि हमने एक इंस्टेंट की बात करी थी, उस इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर जो चार्ज है c है और पोटेंशियल v है, तो q इज इक्वल्स टू cv रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप रिकॉल कर लीजिए। तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू कितना हुआ, q बाय c। तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं q बाय c डॉट dq। अब जो कैपेसिटेंस होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटेंस की जो हमने फर्स्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाई थी। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बनाई थी, कैपेसिटेंस वो चार्ज होता है जो कि किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको फिर से यहाँ पर एक थोड़ा सा पीछे चल के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन वापस से आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी स्फेरिकल या फिर कैसा भी कंडक्टर है जिसमें हम 50 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करते हैं, और ऐसा करने से उसका जो भी पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, तो कैपेसिटेंस वुड बी 50 माइक्रो फेरेड। तो कैपेसिटेंस वो चार्ज होता है जिसको स्टोर करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
तो कैपेसिटेंस किसी भी प्लेट के लिए या किसी भी कंडक्टर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम C को, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है किसी भी एक मीडियम के लिए और किसी भी एक साइज के लिए जो उसका कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर ना तो मीडियम चेंज कर रहे हैं ना इसका साइज ज्योमेट्री चेंज कर रहे हैं, तो C को हम बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q डॉट डी क्यू क्या होगा, Q डॉट डी क्यू का इंटीग्रेशन, इट वुड बी Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर, यहाँ पे देखिए Q इसकी पावर क्या है 1, इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 और नीचे भी 1 प्लस 1, तो कितना हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2। तो कैपेसिटेंस कितनी निकल कर आई, कैपेसिटेंस वुड बी, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, वर्क डन कितना निकल कर आया, वर्क डन निकल कर आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो हम यहाँ पर उन चीज़ों, उन टर्म्स को रिप्लेस करेंगे और वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे या वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले जो हैं बनाएंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन हमने Q का किया, Q डॉट डी क्यू कितना होता है Q स्क्वायर अपॉन 2, तो वर्क डन कितना निकल के आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एक छोटा चार्ज DQ लाने से, छोटा चार्ज DQ लाने के लिए जो वर्क डन था वो DW था, तो टोटल वर्क डन, टोटल चार्ज Q को स्टोर करने के लिए जो वर्क डन हमने किया है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, Q चार्ज स्टोर है। अगर इस पे Q चार्ज स्टोर है तो ये Q चार्ज स्टोर करने के लिए जो वर्क डन हमने करा वो कितना करा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब हमारे पास कैपेसिटेंस के, जो कैपेसिटेंस का ये वाला एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल्स टू CV, इसको और इसको यूज करके हम वर्क डन के एक दो एक्सप्रेशंस और देखते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन निकाला था हमने, सॉरी कैपेसिटेंस का नहीं, वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन हमने निकाला, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। तो वर्क डन का एक और एक्सप्रेशन जो हम बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, CV से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि Q क्या होता है CV, तो Q स्क्वायर था तो हमने C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो क्या निकल कर आया वर्क डन, हाफ C से C कैंसिल हो जाएगा तो हाफ C V स्क्वायर। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। और हम वर्क डन का कैसे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ, जैसे ये था Q स्क्वायर अपॉन C था, C की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल्स टू, देखिए सिंस Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर तो हमने Q की वैल्यू पुट करी थी CV। अब हम क्या कर रहे हैं, C की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, C कितना होगा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q यहाँ पर नीचे और V ऊपर, Q से Q कैंसिल, तो वर्क डन का एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आया Q इंटू V W। तो वर्क डन के तीन एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए, तीनों आपको ध्यान रखने। सबसे ज़्यादा वाइडली कौन सा यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा वाइडली हम देखिए उस एक्सप्रेशन को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे प्रैक्टिकली जहाँ पर Q आएगा, क्योंकि चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। हम करंट को मेजर कर सकते हैं, हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, फिर हम चार्ज निकाल सकते हैं, बट चार्ज को मेजर करने के लिए डायरेक्टली हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, हम पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला। most commonly practically used formula। ठीक है, अब हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, तो चलिए बताइए ये एनर्जी जाती कहाँ है। हमने ये एनर्जी के बारे में पढ़ा कि ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने इतना काम किया और हमारा जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। अब ये एनर्जी जो है कहाँ स्टोर हुई है, ये सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, तो क्या एनर्जी इन वायर्स में स्टोर हुई है,
क्या एनर्जी इस प्लेट में स्टोर हुई है? तो आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है इन बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट है यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इस प्लेट में, यहाँ पर इस प्लेट के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी निकाल कर देखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ना पोटेंशियल होता, और अगर पोटेंशियल नहीं होता तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो रीज़न है एनर्जी का जो अवेलेबल हमारे पास है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? इन दोनों प्लेट्स के एकदम सेंटर में, ठीक है। तो एनर्जी जो भी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर रहता है, ना प्लेट के ऊपर ना इन साइड में कंडक्टिंग वायर्स के ऊपर। एनर्जी कहाँ रहेगी? हमेशा इन प्लेट्स के बीच में रहेगी, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड एक टर्म और हम पढ़ेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इससे एसोसिएटेड एक टर्म और हम पढ़ेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आप पूछोगे किसका वॉल्यूम? तो आंसर है ये रीजन का वॉल्यूम। ये जो प्लेट्स के बीच में जो एरिया है, इस एरिया का वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा इस प्लेट का, या फिर कितना वॉल्यूम होगा इस जगह का जो भी इन प्लेट्स के बीच में। तो आंसर है, हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए? हम वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। तो इन प्लेट्स का एरिया कितना है? लेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज कैपिटल ए। तो ये जो भी गैप है इस कंडक्टर के इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये गैप है, इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने देखा कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो है कैपिटल ए, इक्वल है दोनों का एरिया कैपिटल ए, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी है। तो ये जो वॉल्यूम है इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी, ये जो जगह है इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज, क्या होगा वॉल्यूम? ए इंटू डी। हमेशा वॉल्यूम कैसा होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना हो गया यहाँ पर? डी, और हाइट है, मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कितना है? डी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? डी। अब हमें कैलकुलेट करनी है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है। तो हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कैपिटल यू। पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है वो कितनी होती है वो हम देखते हैं। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी कितनी है इनके प्लेट्स के बीच में? हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू डी, ठीक है। हाफ, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था ज्योमेट्री की टर्म्स में? ज्योमेट्री मतलब उसकी डायमेंशन की टर्म्स में। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट्स अपॉन सेपरेशन। तो ये सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में? क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कहाँ पर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है। तो एनर्जी पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में V इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है? V स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर E स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था? A इंटू डी। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन है देखिए बहुत अच्छा कैंसिलेशन हो रहा है। A से A कैंसिल हो रहा है, D इंटू डी क्या होता है? डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल यू, ये कितनी निकल कर आई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर जो टर्म है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर,
अब ना तो ये कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, ना ये चार्ज पर डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है। एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम है तो उसकी परमिटिविटी हमने एप्सिलॉन नॉट ले ली। कोई और मीडियम होता तो हम इसमें वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते। जैसे चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्टोर है, सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। कोई कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर और परमिटिविटी पर। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली, ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। कैपेसिटेंस की एनर्जी जो है, कैपेसिटेंस की एनर्जी हम इसको नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस की एनर्जी बनाने के लिए हमने वर्क किया, जो वर्क हमने यहाँ पर निकाल दिया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई है, इट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर एनर्जी जो होगी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है, ये हम बाद में भी यूज करेंगे। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा इसकी एनर्जी बताओ, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, सपोज दीज आर द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इन प्लेट्स के बीच में अब हम वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम स्टोर कर देते हैं, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी हमने बस इसका रेशो एक पढ़ा है, मैंने बस आपको एक रेशो बताया। ये जो टॉपिक है हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी बस आप ये मान लीजिए इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन आर। मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? हाफ। जो वैक्यूम की परमिटिविटी थी, कितनी थी वैक्यूम की परमिटिविटी? एप्सिलॉन नॉट, उसको एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर दोगे इनटू ई स्क्वायर। कई जगहों पर, कई बुक्स में ये एप्सिलॉन आर की जगह ये स्मॉल के से भी डिनोट किया जाता है। तो जहां पर ये होगा तो आप क्या लिख दोगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। दिस एंड दिस आर द सेम थिंग। हमने बस एप्सिलॉन आर और के ये करा है। एप्सिलॉन आर और के दोनों का मतलब एक ही है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, बट अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों से इसको डिनोट करते हैं। किसी बुक में एप्सिलॉन आर से करा है, किसी बुक में के से करा है, तो मैंने आपको दोनों से ही बता दिया। तो इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एनर्जी स्टोर हुई है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। ठीक है, और कैपेसिटेंस में जो एनर्जी, जो काम करके हमने एनर्जी स्टोर किया, वो कहाँ पर स्टोर होती है? दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है। कितनी स्टोर होती है? हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने ये निकाल कर ये बताया कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होगी, और वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हमने मेजर कर ली है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। किसी में सपोज पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहीं पर एक छोटी सी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट वॉल्यूम पे हमने बात कर ली है कि अब जो भी आप हमें क्वांटिटी देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको एनर्जी निकाल कर बता देंगे। हमें तो एनर्जी पर यूनिट क्या पता है? वॉल्यूम पता है। हमेशा हम क्या करते हैं? यूनिट के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, और अब जो भी वॉल्यूम हमें दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। एक यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी जो स्टोर है वो इतनी एनर्जी स्टोर होती है। एक मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर होती है कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। किस किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम ये जनरल में हमने इसको ऐसा बना दिया कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर ये वाली एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी पर यूनिट वॉल्यूम। अब डिपेंड करता है कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज़्यादा वॉल्यूम में होगी और हमसे टोटल एनर्जी पूछी जाएगी तो हम उसको वॉल्यूम से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है, तो वापस से एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर्स के बीच में स्टोर होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है। कितना एनर्जी स्टोर होती है? हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने पढ़ा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है? इट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको वहाँ पर ये एनर्जी ज़रूर मिलेगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग एनर्जी है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में उसकी एनर्जी अलग होगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ध्यान रखनी है, अलग अलग जगहों पर आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉस इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जब आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, फिर उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग भी हमें पढ़ना है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं या फिर हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स में एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है तो कितना होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर्स।